नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी क्लास में। मेरा नाम है पूजा द्विवेदी। जेंडर बजटिंग यानी कि लिंग के आधार पर बजटिंग गवर्नमेंट ने 2005 से शुरू कर दिया था। और इस साल के बजट में क्या क्या नारियों के लिए किया गया है, क्योंकि इस साल बोला गया था कि ये बजट ज्ञान का बजट है। ज्ञान का मतलब होता है GYAN। यहाँ पे N से मतलब नारी, A से मतलब होता है अन्नदाता। अन्नदाता यानी कि फार्मर्स, जितने भी किसान होते हैं। इसके बाद Y से युवा, यंगस्टर्स, एम्प्लॉयमेंट के लिए, रोजगारी के लिए है, बेरोजगार जिस प्रकार से भारत में बढ़ते चले जा रहे हैं उनके लिए भी बजट बोला गया है। और G से गरीब। तो किस प्रकार से भारतीय सरकार ने इस बार नारी के ऊपर, जब निर्मला सीतारमण जी ने 8वां बजट पेश किया, तो एक नारी ने 8वां बजट जब पेश किया, तो नारी हमेशा से ध्यान रखिएगा, ये एक सिग्निफिकेंट स्टेप है। नारियां जो कि आधी प्रतिशत आबादी भारत की बना रही हैं, जो कि जिसके लिए हम कहते हैं वुमेन होल्ड अप हाफ ऑफ द स्काई, उनको इस बजट में क्या क्या मिल रहा है, तो चलिए उस पर ध्यान केंद्रित करेंगे। भारत वैसे तो कृषि प्रधान देश है, पर बहुत सारी योजनाएं हमारी महिलाओं के लिए आई हैं। केंद्रीय बजट 2024-25 में नारी को सरकार के 4 प्रमुख फोकस के समूह में से एक बताया गया था। ये 25-26 का बजट है। उनका कहना था कि उस समय बजट गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी पर केंद्रित रहेंगे। पर इस बजट में भी नारियों के लिए आवंटन में वृद्धि देखी गई है। सरकार ने नारी शक्ति के वादा को पूरा करने की कोशिश की है। तो लिंग बजट वक्तव्य की बात करें तो ये 2005-06 में केंद्रीय बजट के साथ साथ लिंग बजट वक्तव्य के ऊपर शुरू हुआ था। अब इस वक्तव्य में सरकारी मंत्रालयों एवं विभागों की योजनाओं का विवरण होता है, जिनमें महिलाएं और लड़कियों को पूर्ण या आंशिक आवंटन दिया जाता है। मतलब महिलाओं के लिए जितनी योजनाएं होंगी, लड़कियों के लिए जितनी योजनाएं होंगी, उसके लिए जितना वित्त का आवंटन होता है उसको जेंडर बजटिंग में रखते हैं। ध्यान रखना यहाँ महत्वपूर्ण है कि GBS महिलाओं के लिए अलग से बजट नहीं है, बल्कि जो योजनाएं हैं उसी के अंतर्गत जो योजनाएं, उसी बजट में जो योजनाएं बनाई गई हैं उसको हम जेंडर बजट कहते हैं, लिंग बजट कहते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि 2019-20 से लेके आज मतलब 2024-25 के बीच में आप देख सकते हैं कि सबसे हाईएस्ट लोग एलोकेशन जो बजट का गया है नारियों के लिए, ये 2023-24 में था। ये 39.44% था। हालांकि इस समय ये घटा है, 34.36% है। इसके अलावा एलोकेशन ये पार्ट A और B टोटल बजट में कुछ इस प्रकार से दिखता है। भाग ए, जिन योजनाओं का भाग ए में वो योजनाएं होती हैं जिनमें 100% आवंटन महिलाओं और लड़कियों के लिए होता है। इसमें कोई भी शेयरिंग नहीं होती। दूसरे भाग में महिलाओं के लिए 30 to 99% आवंटन होता है। भाग तीसरा जो C है, जिन योजनाओं में महिलाओं के लिए 1 से 29% तक आवंटन होता है। इस वित्तीय वर्ष में भाग C को शामिल किया गया है। ये C है जो महिलाओं और लड़कियों के लिए न्यूनतम आवंटन की योजनाओं को दिखाता है कि मिनिमम हम कितना इस योजना के अंतर्गत दे रहे हैं। इसके अलावा विभिन्न स्तरों पर भी कार्यान्वयन है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय कार्यान्वयन की देखरेख करता है। राज्य स्तर पर महिला एवं बाल विकास, समाज कल्याण, वित्त एवं योजना विभाग इस सब का प्रबंधन करता है। फिर जिला स्तर पर, नीचे स्तर पर महिला सशक्तिकरण केंद्र, इसके अलावा लिंग संवेदनशील बजट ये सुनिश्चित करता है, जिसके लिए प्रत्येक केंद्र में कम से कम एक लिंग विशेषज्ञ की आवश्यकता होती है, जिन्हें पता होता है कि कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे बजट का एलोकेशन ठीक से नहीं हुआ है। GBS जेंडर बजटिंग स्टेटमेंट के रुझान में अगर मैं रुझान देखें तो रुझानों की बात करें तो वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल आवंटन 4.49 लाख करोड़ का है। इसके अलावा पहुंचने का अनुमान है 2024-25 में ये 37% था। अब जैसे जैसे योजनाएं ऐड होती चली जाएंगी वैसे वैसे उम्मीद और बढ़ती चली जाएगी। 2019-20 में GBS का कुल व्यय सरकार के कुल व्यय का जस्ट 5% था, जबकि अगर देखो तो वैसे पॉपुलेशन 50% है ना। इसके अलावा अब ये इंक्रीज हो गया 2025-26 में 9% पहुंच गया, तो इंक्रीज देखा गया है। देयर इज एन इंक्रीज। भाग ए और के आवंटन में स्थिरता आई है, जबकि भाग B और C में बदलाव दिख रहे हैं, जिससे यह सवाल उठता है कि मंत्रालय एवं विभाग महिलाओं के लिए सही तरीके से आवंटन कर रहे हैं या नहीं। तो प्रपोर्शन पार्ट ए टोटल GBS में अगर आप देखो तो वो ब्लू से पता चलेगा। ब्लू में कौन से बजट को हमने शामिल किया था जिसमें 100% महिलाओं के लिए योजनाएं हैं। तो 2019-20 से लेके अभी आप देखें तो 24 हो चुका है ये। और सबसे अधिक इसमें पार्ट ए में कौन था, ये 2021-22 का बजट था। सबसे ज्यादा प्रपोर्शन जिसका है ये पार्ट B के लिए। पार्ट B जिसमें महिलाओं के लिए आवंटन कितना दिया गया है, 30 to 99%। तो पार्ट B का ज्यादा इसमें शेयर है।
इवन आप पूरे सालों में देखो सबसे ज़्यादा शेयर पार्ट बी का ही रहा है, इस बार भी 73 है। और पार्ट सी जिसमें न्यूनतम बजट है 1 से लेके 29% तक, ये आप देख रहे हैं 4 ही रहा है, मतलब यही टोटल प्रपोर्शन रहा है। इसके अलावा लिंक बजट में अगर आप देखो तो पार्ट बी ये सबसे ज़्यादा है, 72.8% है। पार्ट ए जिसमें 100% वुमेन स्पेसिफिक स्कीम्स में दिया गया है 23.5% है। और पार्ट सी ये 3.8% है। महिलाओं के लिए किया क्या गया है ये देखते हैं। रोजगार के लिए महिला उद्यमियों के लिए 5 वर्षों में 2 करोड़ रुपए का सावधि ऋण है। मनरेगा ये 40,000 करोड़ रुपए। महिलाओं के लिए 57.8% व्यक्ति दिवस प्रदान करता है, लेकिन लिंग बजट में केवल 33.6% की गणना की गई है। 80 कृषि की बात करें तो 80% ग्रामीण महिलाएं कृषि में काम कर रही हैं। अब कृषि योजनाओं में अगर महिलाएं भी काम कर रही हैं तो यहाँ पे इनको डुअल कैटेगरी में रखा जा सकता है, तो अन्नदाता और साथ ही साथ नारी। केवल 13.9% के पास ज़मीन है, मतलब ज़्यादातर जो कार्य कर रही हैं महिलाएं ये दूसरों की ज़मीनों पे कर रही हैं। कृषि उन्नति योजना की बात करें तो इसमें महिलाओं के लिए प्रत्यक्ष आवंटन का काफ़ी ज़्यादा अभाव दिखने को मिल रहा है। समग्र शिक्षा अभियान के लिए 12,375 करोड़ का आवंटन किया गया है और आवंटन में बढ़ोतरी देखी गई है। जो पीएम श्री स्कूल है, स्कूलिंग के लिए, शिक्षाओं के लिए, महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए आवंटन 2,250 करोड़ रुपए का है, इसमें भी बढ़ोतरी देखी गई है। और मिड डे मील में, यानी कि जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनको भूख लगती है, दोपहर में खाना दिया जाता है, मिड डे मील में भी आवंटन में वृद्धि देखी गई है। आईसीटी के माध्यम से शिक्षा पर राष्ट्रीय मिशन जो बनाया गया है, यानी कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, डिजिटल इंडिया का इस्तेमाल करके, इसमें बजट में 551.25 करोड़ रुपए से लेके 229.25 करोड़ की कटौती की गई है। महिलाओं के लिए डिजिटल शिक्षा प्रभावित हुई है और ज़्यादातर महिलाएं घर के अंदर ही रहती हैं। अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें और इजी एक्सेस अगर मिल जाता है तो सुरक्षा के ऊपर भी हमें चर्चा करनी होगी। तो इजी एक्सेस के लिए आप देख सकते हैं कि डिजिटल में कटौती हुई है तो महिलाओं की सुरक्षा पर भी प्रभाव आएगा। इसके अलावा स्टेम जेंडर गैप, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ्स इसको कहते हैं, इसमें जेंडर गैप है। ज़्यादातर आप देखते हैं कि स्टेम फील्ड में पुरुष ही हैं जो प्रधान रहते हैं, महिलाएं पीछे हो जाती हैं। तो उसके लिए सरकार क्या कर रही है, एसटीईएम स्नातकों में 40% महिलाएं हैं लेकिन केवल 14% को एसटीईएम नौकरियां मिलती हैं। तो 40% महिलाएं हैं, यानी कि अगर महिलाओं की 40% भागीदारी है तो रोजगार में भी 40% होना चाहिए, पर वो नहीं है और काफ़ी बड़ा गैप है 14%, यानी कि इस फील्ड में लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा स्कोप आगे बढ़ने का नहीं दिखता है। लिंग केंद्रित डिजिटल कौशल कार्यक्रमों की आवश्यकता है। इसके अलावा आवास की बात करें और महिलाओं के सशक्तिकरण आवास की वजह से किस प्रकार से हुए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में वृद्धि हुई है 23,294 करोड़ रुपए की। शहरी में भी वृद्धि देखी गई है, ग्रामीण में भी वृद्धि देखी गई है। केवल 73% प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण घर महिलाओं के नाम पर पंजीकृत है, जो वास्तविक सशक्तिकरण पर चिंताएं पैदा कर रहा है। हम चाहते हैं कि और अधिक बढ़े। इसके अलावा स्वास्थ्य एवं कल्याण की बात करें तो आयुष्मान भारत पीएमजे योजना जो कि 2018 से शुरू की गई है, 3,624.80 करोड़ से इसे बढ़ाया गया है। अब ये 4,482.90% है, पर केवल 30% महिलाओं के लिए निर्देशित है। सक्षम आंगनवाड़ी का पोषण और पोषण की बात करें तो 450.98 करोड़ है। मासिक धर्म स्वच्छता योजना महिलाओं के लिए लक्षित निधियों का केवल 30% ही है, तो यहाँ पे हम कम हो रहे हैं। मातृ वंदना योजना 2013 में प्रति माह होगा, ये माह नहीं होगा, प्रति माह 6,000 रुपये करोड़ अपरिवर्तित है। इसके अलावा मुद्रास्फीति के लिए समायोजित करने में विफल है। जैसे जैसे मुद्रास्फीति बढ़ती रहेगी, जो भी ये कमाई हो रही है इसके द्वारा वो खराब होती रहेगी, खत्म होती रहेगी। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कम वेतन और कम वित्त पोषण महिला स्वास्थ्य सेवा कार्यकर्ताओं की प्रणालीगत उपेक्षा को उजागर करता है। निर्भया फंड की बात करें तो 2,000 करोड़ रुपए से शुरुआत है इसकी, लेकिन इससे बढ़ी है इसकी, पहले 180 करोड़ रुपए थी। अब शुरुआत से अब तक कुल फंड का 74% हिस्सा खर्च हो चुका है। मिशन शक्ति के अंतर्गत सामर्थ्य ये बढ़ा है, संबल भी बढ़ा है, लेकिन लिंग संवेदनशील परिवहन में निवेश की कमी है। और आपको पता है जिस तरह से बलात्कार के केसेस बढ़ रहे हैं, जिस तरह से महिलाओं पे अटैक के केसेस बढ़ रहे हैं, आप खुद ही देख सकते हैं कि यहाँ पे लिंग संवेदनशील परिवहन में निवेश में कमी है। तो कहीं ना कहीं हमको महिलाओं की सुरक्षा
यात्रा के लिए और इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। सामाजिक क्षेत्र की योजनाएं और उनके प्रभाव की बात करें तो इसके मंत्रालयों द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न योजनाओं पर नज़र डालें तो अगर हम देखें तो योजनाओं में महिलाओं के लिए कुछ अच्छा आवंटन हुआ है, जबकि कुछ योजनाओं में सुधार की अभी भी आवश्यकता है। जल जीवन मिशन, महिलाएं जल प्राप्त करने के लिए सबसे ज़्यादा इफेक्ट होती हैं, क्योंकि अब महिलाओं से ही आप एक्सपेक्ट करोगे, जब मूवी देखते हो कि दूर दूर से महिलाएं मटका लेके अपने सर पे आ रही होती हैं, तो अगर जल की आपूर्ति करनी होगी तो महिलाओं को इससे छुटकारा दिलाना पड़ेगा। पहले तो महिलाओं को सशक्तिकरण करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत लंबा चलना पड़ता है और जैसे जैसे ज़्यादा यात्रा करेंगे हिंसा इनके खिलाफ बढ़ेगी, साथ ही साथ ये अपने आप को उस तरह से सशक्त नहीं मान पाएंगी। तो जल जीवन मिशन ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर में नल कनेक्शन प्रदान करने का लक्ष्य रखता है, जिससे महिलाओं को पानी लाने में लगने वाले समय और शारीरिक कष्ट से मुक्ति मिलती है। वित्त वर्ष 2024-25 में जल जीवन मिशन को 31% महिला आवंटन के साथ भाग बी में रखा गया है, जबकि पिछले 2 वर्षों में महिलाओं के लिए आवंटन 49% था। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, जिसका उद्देश्य है कि ग्रामीण गरीबों के लिए पक्के घर प्रदान करना, सुनिश्चित करना कि स्वामित्व महिलाओं के ही नाम पे रहे। योजना में भाग ए में है, क्योंकि इसमें 100% फंडिंग गवर्नमेंट से आती है। मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0, ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा चलाए जाने वाले मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य पर पोषण और सुधार में ध्यान लाने का लक्ष्य है, और ये भाग ए और बी में शामिल है। ठीक है, इसके अलावा सुधार की कहीं आवश्यकता है। जेंडर बजटिंग और सशक्त करना पड़ेगा। बस 9% है टोटल, बट 50% की भागीदारी है, जन भागीदारी है, तो आप खुद समझ सकते हैं। लिंग उन्मुख ऑडिट करते रहना चाहिए। अन्य उपायों के माध्यम से मंत्रालयों को जवाबदेही ठहराने की आवश्यकता है। जब तक आप बाय एवरी मिनिस्ट्री नहीं ट्रैक करेंगे कि कितना ज़्यादा खर्चा हुआ है मिनिस्टीरियल लेवल पे महिलाओं के लिए, तब तक आप जवाबदेही अकाउंटेबिलिटी नहीं ला पाएंगे। इसके अलावा सामाजिक और आर्थिक सुधारों की लगातार ज़रूरत चल रही है और महिलाओं के लिए विशेष बजट आवंटन की ज़रूरत है। चलिए अब इससे संबंधित प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन लिंग बजट वक्तव्य के बारे में सही है? जीबीएस में महिलाओं के लिए एक अलग बजट प्रदान किया जाता है। जीबीएस में मंत्रालयों और विभागों द्वारा महिलाओं और लड़कियों के लिए आवंटन की रिपोर्टिंग की जाती है। जीबीएस को 3 भागों में बांटा जाता है, भाग ए, बी और भाग सी। तो आपको बताना होगा कमेंट सेक्शन में कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़े रहने के लिए, इसी तरह बने रहें।